चार धाम में टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। अब आप जो है 20-20, 25-25 हजार लोगों पे आप एक धाम में घुसा दें, वो आके हाथ भी नहीं जोड़ पाता कि उसको धक्का लग जाता है। वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी भी निकलो आगे। जहाँ देवताओं के भोग का समय था वो समय बदल दिया जा रहा है। हमने देवताओं को भी क्या बना दिया, बंधुआ मजदूर। टूरिज्म जो होगा वो बेस्ड ऑन कैरिंग कैपेसिटी। ये शब्द सारे कागजों में और हवाओं में तैरते रह गए, धरातल पर नहीं उतर पाए। सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस पड़ी थी, उस बीच ही ये घटना केदारनाथ की घटित हुई। वार्निंग्स दी गई थी। बिल्कुल, हम रेलवे और ले जाना चाह रहे हैं, हम रोपवे और बना देना चाह रहे हैं। और इसको आप अगर विकास बोलते हैं तो ये दृष्टिकोण और ये मॉडल विकास का डेमोनिक है। आप क्रूर हो रहे हैं। अब मसूरी के पहाड़ों के ये हाल है कि वो जाने कब खुद कोलैप्स हो जाए और किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे। एक नदी में बांध बनाया, नदी को टनल में डाला, जैसे ही नदी बिजली बना के बाहर निकली कि तुरंत दूसरा बांध का प्रस्ताव तैयार है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अगर आप सोचे कि सारे अंडे एक साथ निकाल लें, इसको इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता, अनर्थवान इकोनॉमी है। केदारनाथ में 2013 की आपदा मॉडर्न इंडिया में सबसे बड़ा हिमालयन डिजास्टर रहा। ये समझने के लिए कि हमने इन आपदाओं से क्या सीखा, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हेमंत ध्यानी, जिनसे हम जानेंगे कि और क्या सीख हमें लेनी चाहिए और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपनी इकोलॉजी को इनसे बचा सकें। डॉक्टर हेमंत ध्यानी स्पिरिचुअल सीकर हैं, एक साधक हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं चार धाम में टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और हमारी तो स्टेट की इकोनॉमी भी इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन 2013 की आपदा से हमने क्या सीखा? 2013 की भीषण आपदा देखी, उससे पहले भी है आपदाओं का तो सिलसिला हमेशा से रहा है। 2012 में भी आसी गंगा और ऊखीमठ में बहुत बड़े क्लाउड बर्स्ट हुए थे। फिर अभी रिसेंटली 2021 में फिर ऋषि गंगा में बड़ी प्रलयंकारी बाढ़ आई, वो भी फरवरी, सर्दियों में खुला जब मौसम है। तो उसने सब ये बता दिया कि जो क्लाइमेट चेंज का जो संकट है वो कितना जीवंत है। उत्तराखंड जो राज्य है जहाँ से इतनी नदियाँ निकलती हैं, गंगा के साथ उसकी जलधाराएं, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, जो भारत की लगभग आधी आबादी को तो सीधे सीधे जिसकी वाटर और फूड सिक्योरिटी इनसे जुड़ी हुई है, जीवन रेखा है जो। तो इन आपदाओं ने जब ये आना शुरू हुई, दस्तक दी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि आपका जो विकास का जो ये मॉडल है, विकास का जो ये स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो विकास का मॉडल इस पर आधारित है कि हम प्रकृति में जो भी संसाधन देख रहे हैं, बस उन संसाधनों को हम कितना निचोड़ सकें, उनको कितना अधिक से अधिक, जिसको मैं सो कॉल्ड इकोनॉमी कहता हूँ, आर्थिक या दाम के रूप में हम परिवर्तित कर सके। और 2013 की आपदा से आपने शुरू किया तो मैं उसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाऊं कि उस समय ये बहस चल ही रही थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने एक अपने विकास का, क्योंकि उत्तराखंड नया नया बना 2001-2 से, तो एक बात आई कि भाई यहाँ जितना पानी है उसको टैप करके हाइड्रो पावर बनाया जाए। तो उसमें हमने कुछ ये नहीं देखा कि क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या किस ढंग से एक संतुलित और एक सस्टेनेबल अप्रोच जिसको कहा जाए, एक बैलेंस के रूप से उसको नहीं देखा। बस जहाँ पानी देखा, जहाँ नदियाँ देखी, जहाँ गाड़ गदेरे देखे, वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लगाने की योजनाएं परवान चढ़ने लगी। और उस समय एक आंकड़ा आए थे तो कि 400 के ऊपर, क्योंकि कहते थे कि भाई कोई कहता 40,000 मेगावाट जो है पोटेंशियल है, अभी तो हम इसको हार्नेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नज़र जो है वो लोग की ऐसे बड़ी कि हर नदी, हर गाड़ गदेरे और संवेदनशील क्षेत्र कुछ ना देखते हुए एकदम स्रोतों से ही नदियों को बांध देने की श्रृंखला वो प्रस्तावित होने लगी। और तब ये बात आई थी कि 2005-6 में शुरू हुआ था कि सबसे पहले जो भागीरथी है, गंगा जिन्हें कहते हैं, गंगोत्री चार धाम में इसकी, जहाँ गंगा उतरी, ठीक गंगोत्री के से ही गंगा को बांधने का एक के बाद एक बम्पर टू बम्पर, इनको कहा जाता था बम्पर टू बम्पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। मतलब एक नदी में बांध बनाया, नदी को टनल में डाला, जैसे ही नदी बिजली बना के बाहर निकली कि तुरंत दूसरा बांध का प्रस्ताव तैयार है, नदी उसमें प्रवेश करेगी, तो उस नदी को बहने के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ना। तो इस बात को चुनौती दी गई और सबसे पहले उस समय तो पर्यावरण विषय था, पर इतना बड़ा विषय नहीं था।
तो बात ये उठी गंगा जी से कि भाई क्या आप गंगा को उसकी उद्गम घाटी में 100 किलोमीटर भी बहने नहीं देंगे उसके नैसर्गिक रूप में। ये बात कहीं ना कहीं अपील की, और जब अपील की तो ये बात बढ़ते बढ़ते भारत सरकार में ये बात बड़ी गहरी, उस समय के संवेदनशील नेताओं में भी संवेदनशीलता कुछ रहती थी जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज लगभग नगण्य हो चुकी है। तो वो बात गई, और अगर आप उस समय का ऑर्डर देखेंगे तो भारत सरकार ने ये आदेश किया कि गंगा की हमारी देश में इसकी संस्कृति और इसकी आस्था को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारे बांध बंद करते हैं, और इस गंगा को 100 किलोमीटर तो हम नैसर्गिक रूप में रखते हैं, और इको सेंसिटिव जोन जो है इसके कैचमेंट को हम नोटिफाई करने की घोषणा करते हैं। तो ये सुरक्षा गंगा की उद्गम घाटी को दी गई। तब बात उठने लगी, ये 2010 की बात है, कि अन्य सब जगह तो ये तो सारी नदी घाटियों में बांध सब बनाए जा रहे हैं। तो उस समय 70 बांधों का आंकड़ा केवल गंगा और उसकी सहयोगी धाराओं पर था, अलकनंदा और मंदाकिनी के ऊपर। उसके ऊपर कमिटीज बनी क्योंकि बातें उठी। अन्य सब घाटियों में भी ये विरोध चल रहे थे, बात चल रही थी कि भाई हर जगह जो है जंगल खोदे जा रहे हैं, दुष्परिणाम भी दिख रहे थे, ब्लास्टिंग के दुष्परिणाम दिख रहे थे, खुदाई के दुष्परिणाम दिख रहे थे, गाँव के जंगल खत्म हो रहे थे, सांस्कृतिक और सामाजिक दुष्परिणाम दिखने लगे थे कि कैसे सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना भी बिखर रहा है। ये सारी बातें नजर आने लगी थी। टिहरी बांध के भी परिणाम सामने थे कि लोगों में बड़ी असंतुष्टि थी, स्थानीय रूप से वो विकास तो नहीं जिसके सब्जबाग दिखाए गए थे। कई केसेस जो है उस बांध परियोजना को लेकर भी लोगों के वो पेंडिंग थी लिटिगेशंस। तो ये सारी बातें फिर से बहस में आ गई थी, और उस समय प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी, क्योंकि अब नीति आयोग है, तब योजना आयोग हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी बनी थी कि भाई इन 70 बांधों के ऊपर आप रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने भी ये मान लिया था। 2013 अप्रैल में उनकी रिपोर्ट आई थी, और जो आपने आपदा की बात की वो जून की है। तो तब ये बात, तब उन्होंने भी ये कह दिया था कि जी कुछ तो नदियां हिमालय में ऊपर गंगा के लगभग 6 जो उसकी सहयोगी धाराएं हैं, जिसमें नयार नदी थी जो अपने देवप्रयाग के पास मिलती हैं, जिसमें अपर धौली गंगा का कैचमेंट था, जिसमें असी गंगा थी, जिसमें ऋषि गंगा भी थी। तो ऐसी कुछ नदियों को तो आप प्रिस्टीन छोड़ दीजिए। उन्होंने ये बात तो कह दी थी, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर ये बांध बनते हैं तो लगभग 81% जो गंगा की धारा है हिमालय में वो क्षत विक्षत हो जाएगी, या तो टनलों में चली जाएगी या वो रिजर्वायर में रह जाएगी, उसका नेचुरल प्रभाव जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी बातें उस समय उठ के सामने आ गई थी। फिर धारी देवी का प्रकरण उस समय आया, संस्कृत सबने सुना, ये सारे प्रकरण भी हुए, सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस पड़ी थी, इन सब पर कंसिडरेशन हुआ, और उस बीच ही ये घटना केदारनाथ की घटित हुई। तो मतलब साइंटिस्ट ने और कमिटीज ने अपनी गाइडलाइंस बताई थी, वार्निंग्स दी गई थी। बिल्कुल, ये बातें हो ही रही थी कि प्रकृति ने इस विनाश लीला के जरिए उसको और पुष्ट कर दिया कि हाँ, आपकी जो सोच है, आपकी जो दिशा है विकास की, वो गलत है। और केदारनाथ की आपदा होने के बाद, क्योंकि आपने सवाल शुरू किया, मैं उसी तरफ जा रहा कि हम क्या सीखे। सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म नहीं होना चाहिए कि एक जगह हजारों लोग, और फिर ऐसी घटना में वो जो रूप बनता है भागा दौड़ी का, जो रूप बनता है, जो है एक जिस तरीके से कि कोई बचाव का, रेस्क्यू का जो है कोई मार्ग ना निकल सके। मास टूरिज्म, सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। बट सर आज तो हम सेम पैटर्न देख रहे हैं। हाँ, उससे डबल रफ्तार से वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, लोग अभी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 2014 में, क्योंकि तब तक क्लाइमेट चेंज दस्तक दे चुका था, पूरे वैश्विक पटल पर इसकी चर्चाएं हो रही थी, और हिमालय इसके लिए एक इसके इम्पैक्ट्स को लेकर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। तो ये सारी बातें उठ ही रही थी। तो ये बात भी हो गई थी कि वे राज्य जो है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाएं। उत्तराखंड राज्य में भी इस पर चर्चाएं परिचर्चाएं सब हुई, और सिद्धांत रूप से ये बना, और ये भी माना गया कि ये सारी समस्याएं आगे चल के बढ़ेंगी, क्लाउड बर्स्ट बढ़ेंगे, जो है फ्लैश फ्लड्स बढ़ेंगे, आपके एवलांचेस में बढ़ोतरी होगी, इन सब चीज़ों ने होना है। तो उसके लिए हमारा प्लान क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, हमारा विकास का मॉडल क्या है। टूरिज्म की बात आपने उठाई, तो 2014 में ही जो एक्शन प्लान बना राज्य सरकार का, उसमें बात आ गई कि भाई टूरिज्म जो होगा वो बेस्ड ऑन कैरिंग कैपेसिटी, कि धारण क्षमता का अध्ययन होगा, धारण क्षमता के अनुसार जो है हमारा टूरिज्म होगा। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये शब्द सारे कागजों में और हवाओं में तैरते रह गए, धरातल पर नहीं उतर पाए। जो आपने कहा कि आज उसी केदारनाथ में फिर पुनर्निर्माण करके उससे 2 गुने 3 गुने से अधिक यात्री वो जा रहे हैं,
कोई कैप नहीं। 2-3 साल पहले प्रयास भी किया कैप लगाने का, लेकिन जिस तरीके की ये व्यवस्था बनी है वो केवल एक आई वॉश था, फिर से हटा दिए गए और इतना भरे जा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये हो जाता है कि जब हम उन नंबर्स को दिखाने में अपनी उपलब्धि समझते हैं कि देखिए आज जो है 1 लाख पार कर गया रजिस्ट्रेशन का, इस महीने में जो है आंकड़ा 30 लाख पार चला गया, 40 लाख, तो हम उस नंबर को जो है उपलब्धि समझ रहे हैं। हमने विकास को बस ये देख लिया है कि बस लूट, शोर शराबा, बाजार और अधिक से अधिक हम उससे कैसे मुनाफा बना सके, इसको हमने, और इसके कारण से हम पर्यावरण को तब हम बस लादते चलें। हम उस पर 4 धाम हाईवे भी लाद दें, हम उस पर अभी आधे घंटे एक 30-30 किलोमीटर का जाम लग रहा है उन सड़कों पर, क्योंकि ऊपर तो खड़े होने की जगह ही नहीं है। तो आप सड़कें जितनी चौड़ी कर लो, नीचे जाम तो लगेगा। जब धारण क्षमता जहाँ आप जा रहे हैं, बद्रीनाथ चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, वहाँ सीमित स्थान है तो कई किलोमीटरों का जाम लग रहा है। उसके बाद हम रेलवे और ले जाना चाह रहे हैं, हम रोपवे और बना देना चाह रहे हैं, हम बड़ी बड़ी टाउनशिप्स के रूप में उनको परिवर्तित कर देना चाह रहे हैं, फिर हम हेलीकॉप्टर टूरिज्म को भी और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो कहीं कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। और इसको आप अगर विकास बोलते हैं तो ये दृष्टिकोण और ये मॉडल विकास का आसुरिक है, डेमोनिक है। आप क्रूर हो रहे हैं, निर्मम हो रहे हैं, और क्रूर और निर्मम बनकर आप खुद तबाही को न्योता दे रहे हैं। शास्त्र जो कहते हैं हमारे, वो तबाही जो है उससे पूर्व ही अपने निशान दिखाने लगती है। क्या हो रहा है? जैसे हमारी सारी जो मर्यादाएं हैं, जो देव हैं, उन दर्शन की जो एक मर्यादा और भाव है वो बदला जा रहा है। अब आप जो है 20-20, 25-25 हजार लोगों पे कोई वो ना करके आप एक धाम में घुसा दें, क्या वो व्यक्ति दर्शन कर पाएगा? एक व्यक्ति भी वो आके हाथ भी नहीं जोड़ पाता कि उसको धक्का लग जाता है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी भी निकलो आगे, अगले का नंबर आ जाता है, अगले का दर्शन हो, यात्री आए, उसके कारण लोभ लालच यहाँ तीर्थ पंडित पुरोहितों में भी इतना भर गया है कि दर्शन की मर्यादा तक को रौंद दिया जा रहा है। जहाँ देवताओं के भोगों का समय था वो समय बदल दिया जा रहा है, देवों के विश्राम का समय वो समय बदल दिया जा रहा है। अब यहाँ तक दर्शन का इतना ही समय, वो जो परंपरा से मर्यादाएं चली आ रही थी, हमने देवताओं को भी क्या बना दिया? बंधुआ मजदूर, कि आप दर्शन दीजिए क्योंकि भीड़ लगी है, भक्तगण पीछे खड़े हैं और उनसे हमारी क्या चलनी है? इकोनॉमी, उनसे तो मुनाफा आना है धाम को। तो हर चीज को मुनाफे के सौदे के तौर से देखना, तो कहाँ रह गई पावनता, कहाँ रह गई पवित्रता, कहाँ रह गई मर्यादा, कहाँ रह गया वो दर्शन का भाव, कहाँ रह गई आध्यात्मिकता? ये सब हो गई भ्रष्ट, ये सब हो गई प्रदूषित। तो उसके कारण प्रदूषण यही नहीं है जो हजारों टन कचरा फैला जा रहा है, जो सॉलिड वेस्ट हो रहा है। पहले प्रदूषण हो गया हमारी संस्कृति, सामाजिक आचार विचार और व्यवहारों में हमने दूषित कर दिया। उस तीर्थ को हमने एक प्रदूषित पर्यटन के रूप में बदल दिया है, उसकी मर्यादा को वहां गिरा दिया। और ये बात शास्त्र भी कहते हैं कि आपदा, शास्त्र कहते हैं कि जहां जब अपूज्य जो है, जो गलत है, वो प्रतिष्ठित होने लग गया है, तो जहां जो गलत था, जो जिस मर्यादा में रहना चाहिए था, आपने उसको रौंद दिया। और गलत यानी कि मुनाफे, लोभ, लालच के भाव को आपने प्रतिष्ठित कर दिया और उसके लिए आपने तिलांजलि दे दी सदियों से चली आ रही मर्यादाओं और तीर्थ के भाव को। जब वहां से आपने मर्यादा रौंदी तो फिर वो सब जगह गया, कचरा होगा ही, नदियां प्रदूषित होंगी ही, वहां हर जगह जो है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस और वो बर्डन बढ़ेगा ही, वो चीजें प्रदूषित होंगी। अब पानी के झरने नहीं दिखते हैं, जगह जगह से आपको कचरे के झरने प्रवाहित होते दिख रहे हैं, तो वो सब रूप से मर्यादाएं रौंदी। तो पूज्य जो थी, पूजनीय जो चीज थी, संस्कृति में भी और प्रकृति में भी, उसकी भावनाएं, उसकी मर्यादाएं और उसका पर्यावरण रौंद दिया। और जो अपूजनीय है, जिसको दूर रखना था, जिस शोर शराबे, बाजार और पर्यटन और उस रूप से उसको तीर्थ को बचाना था, उस आसुरिकता को आपने प्रतिष्ठित कर दिया। इसी को आपदा कहते हैं बाय डेफिनेशन शास्त्र। अपूज्य को प्रतिष्ठित, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तु व्यतिक्रम, और पूजनीय जो है उसका तिरस्कार। जो आज हम ये कॉमन पैटर्न देख रहे हैं डिजास्टर के, ये क्या है? मतलब क्या ऐसी और भी जगह हैं चार धाम के अलावा जहाँ पे हम एक डिजास्टर पैटर्न देख रहे हैं? आप देखिए पिछले 100 सालों में अगर आप
आंकड़े देखें वैश्विक उसमें, और अभी तो जो पब्लिश्ड रिपोर्ट हैं वो सब ये कह रही हैं कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, मानव का जो हस्तक्षेप प्रकृति पे रहा, तो जो अर्थ टेम्परेचर है, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ऊपर बढ़ गया। ये पिछले 50-60 सालों में ही, क्योंकि मानव ने इतने जंगल काट दिए। अब एक प्लास्टिक का उदाहरण आप लें, हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे रहेंगे, तभी से ही जो है 95 सन 95 2000 के लगभग ही ये जागरूकता शुरू हो गई थी कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक बंद करे। तो ये जागरूकता शुरू हो गई थी, और 2005 तक तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये था कि भाई प्लास्टिक जो है वो नहीं यूज़ होना। प्लास्टिक 1950-52 के समय इन्वेंट हुआ, और तब से 2005 तक जितना प्लास्टिक धरती पर बना था, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन हुआ था 2005 से 2020 तक, उससे ज़्यादा हो गया। अर्थात इतनी जागरूकता का आने के बाद भी पूरे विश्व में जो प्लास्टिक कचरा है, और उस 2005 से 2020 के बीच जो बना जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ, उसमें ज़्यादातर अंश सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही रहा, जिसको यूज़ करके फेंक दिया। आज समुद्रों के सागरीय प्रदूषण देखिए, महासागर देखिए, समुद्रों में आइलैंड बन चुके हैं कचरे के। तो हमने पूरी पृथ्वी पे ही ये वैश्विक संकट ला खड़ा किया है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल रहा है डेवलपमेंट का, कि आप कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, आप जितने बड़े कंज्यूमर, जितने बड़े उपभोक्ता हैं, आपका देश उतना बड़ा विकसित है। तो इसी का परिणाम पाश्चात्य ने, वेस्ट ने यही मॉडल फॉलो किया। उसने प्रकृति को हमेशा ये देखा है कि ये तो मेरे भोग के लिए है, इसको निचोड़ो, इसका दोहन करो। वही फॉलो कर रहा है हमारा भारत, हमारा देश। और देश में भी जब हमारा ये राज्य अलग हुआ, तो इस राज्य ने तो और तेजी से उसको, क्योंकि उसने कहा कि हमारे पास तो बस ये प्रकृति ही है, हमारे पास तो ये जंगल और ये नदियां ही हैं, बस इन्हीं से हम मुनाफा बना सकते हैं। और ये देवभूमि है, तो होता ही है, देवभूमि में आसुरिकता भी उतनी तेजी से आक्रामक होती है, तो ये करता है। तो ये जो मॉडल है जो आप कह रहे हैं, वो पूरे विश्व में देख सकते हैं हम, हर जगह हम आपदाओं को जन्म दे रहे हैं। युद्ध के रूप में भी आपदाएं हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज पर कब्जा करना, युद्ध भी एक आपदा है। वैश्विक अशांति एक आपदा है। एक जो आज जो सभ्यता जो जन्मी, और उसके बाद जो आज पूरी मानवता का हम रूप देख रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी फीलिंग हो चुकी है। एक होड़ है, और उस होड़ में व्यक्ति इसलिए दौड़ा जा रहा है कि उसके भीतर एक असुरक्षा है कि कहीं मैं छूट ना जाऊं, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, उसको मैं सिक्योर कर लूं। तो उस इनसिक्योरिटी फीलिंग की होड़ में धकेल दिया है इस मॉडल ने। सस्टेनेबल कहाँ है? संतुष्टि कहाँ दे रहा है? आप अपने शरीर के लिए, हम अपने शरीर के लिए तो एक लक्ष्मण रेखा जानते हैं कि भैया सुबह हम ब्लड प्रेशर नाप लेंगे, शुगर नाप लेंगे, फलाने कंप्लीट बॉडी चेकअप कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या रेस्ट्रिक्शन रखनी है। जैसे हमारा शरीर थोड़ा सा भी नियंत्रण हम गंवाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है बीमारी के रूप से, थकान के रूप से, अन्य रूपों से। वैसे ही प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करती है। जहाँ उच्च हिमालय में बुग्याल क्षेत्रों में जाते हुए पूर्वज कहते थे कि भाई वहाँ पर तेज आवाज में बात ना करना, हंसना, वहाँ पर चटक कपड़े ना ले जाना, वहाँ पर ये नहीं, वहाँ पर बिल्कुल उस रूप से रहना है। केदारनाथ या बद्रीनाथ, इन धामों में जाना है तो आपको मलमूत्र का त्याग भी तब करना है जब वो धाम वहां दिखना बंद हो जाए, वो क्षेत्र, उसी समय वापस लौट आना है। तो जहां इस दिव्य देवात्मा हिमालय से उस देव व्यवहार का जन्म हुआ, मतलब हमारा व्यवहार करने का ढंग ही दैवीय था। आज क्या हो गया है? डीजे, शादी, पार्टियां, शराब, नशे और सारा कचरा वहीं डंप। टूरिज्म पे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है और सच भी है, लेकिन हमारे पास कोई सस्टेनेबल टूरिज्म का मॉडल नहीं है। आज भी टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत पुशबैक होता है। आपके जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं या जो एक्टिविस्ट काम करते हैं, आप तो साधक भी हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी जो आज टूरिज्म पे इतनी डिपेंडेंट हमने बना ली है, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट मॉडल भी होना चाहिए इसका? वही मैंने कहा कि हमने जो बना लिया और वो कहाँ तक सस्टेनेबल है। एक आपदा आती है जैसे केदारनाथ या ऋषिगंगा, या अब ये लैंडस्लाइड्स ही शुरू होती हैं, उसके जो रिपरकशन हैं, उसके कारण जितना खर्चा बढ़ जाता है रिकरेंट। आप एक लैंडस्लाइड्स का ही लीजिए, हमने सड़कें अंधाधुंध अगर काट दिए पहाड़, तो वो लैंडस्लाइड्स के कारण अभी जैसे ये बद्रीनाथ हाईवे है, अब तोता घाटी एक जगह पड़ती है,
उसके आगे जो है कोडियाला और अन्य अन्य जगह पर कितने सब फेलियर के कारण लगातार पिछले 5-7 सालों से श्रीनगर से आते हुए 60, 70, 80 किलोमीटर डिटूर करना पड़ता है। तो जो हमने ये इकोनॉमी बनाई, अब ये 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने जिसको अब हम राउंड द ईयर सोचना चाह रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। यात्रा सीजन, अब एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, अगर आप उस मुर्गी को ही पूरा का पूरा काट के और उसके सोचे कि सारे अंडे एक साथ निकाल लें, आप अगर उस दिशा में बढ़ने लग जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या संभव है कि हर एक परिवार गांव का, उत्तराखंड का और हर एक ग्रामीण एक एक होटल बना ले? इच्छा तो अब आप तो इसी तरफ वो कर रहे हैं ना, हर कोई सोचे कि मेरा एक होटल बन जाए। एक घाटी है, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है भाई, वहां 100, 50, 500 कितना निवास बन सकता है होटल का, और वो भी सुरक्षित स्थानों पर। कुछ नहीं, आपने कहा बनाइए, आपने लैंड यूज चेंज जिसको कहते हैं 143 वो भी यूज कर दिया। अब आप देखिए कैसे ही ऐसे होटल रिसोर्ट्स जो बन रहे हैं नदियों के फ्लड प्लेन पर, जो संवेदनशील खड़ी ढाल हैं, वल्नरेबल स्लोप्स, उनके ऊपर जो सारे आपदाजन्य हैं, उन सारी जगह ये सारे निर्माण हो रहे हैं बिना किसी चेक एंड बैलेंस के। यहाँ तक कि कई कई सरकारी प्रतिष्ठान भी ऐसी जगहों पर, संवेदनशील जगहों पर बना दिए जा रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई चेक। तो कितने लंबे समय तक ठहरेगा भाई? आपने कहा होम स्टे, आज आप होम स्टे का ही इतने बड़े घोटाले देख लीजिए, लोगों ने बड़े बड़े होटल जो है वो होम स्टे के नाम से बना लिए। तो एक गांव का आदमी जो अपने घर में 1-2 कमरों को डेवलप करके चाहता कि यहाँ की संस्कृति से जुड़कर व्यक्ति यहाँ आए, उसके लिए कोई मार्केट ही नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है कि उसको लाया जाए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबल नहीं है, वो समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। जो आज एक करोड़पति बन गया 50-100 कमरों का होटल बनाकर, वो हर एक धाम में चाह रहा है कि मेरे एक एक होटल बन जाए, और वो अलाउड है, उसको परमिट है कि तू हर जगह बना। इवन सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो इसको अगर आप कहें इकोनॉमी, अगर ये इकोनॉमी, तो इसको इकोनॉमी नहीं कहा जा सकता, इसको अर्थ नहीं कहा जा सकता, ये अर्थवान नहीं, ये अनर्थवान इकोनॉमी है। सर, इतने जो होम स्टेज बनते हैं या इतने होटल्स जो बन रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई सर्वे होता है या इसमें भी कोई रूल्स या रेगुलेशंस हैं? क्योंकि हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। उत्तराखंड बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव, जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक प्रोन है। तो इन जब जगहों पे जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के भी कोई मानक नहीं है, जहाँ पे हमें कोई चेक्स नहीं है कि किस एरिया में हम होटल बना सकते हैं, किस एरिया में कितनी मंजिलें बिल्डिंग बन सकती है, क्या कोई चेक लगाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे क्या कोई मानक सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है? धराली आपदा आई, ठीक उसके बाद के 2-4 दिन बाद के अगर आप अखबार देखें, मीडिया खबर देखें, तो सबके फ्रंट पेज की खबर थी, टॉप हेडलाइन थी कि उत्तराखंड सरकार ने ये तय कर लिया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि अब सब जगह गो और नो गो एरिया आइडेंटिफाई होंगे। अच्छा, कि कहाँ आप बना सकते हैं, कहाँ आप नहीं बना सकते हैं। 2013 का जब ये बाढ़ सब आना शुरू हुआ था, तो बात उठी थी, तो उत्तराखंड विधानसभा ने एक्ट पारित किया था, उत्तराखंड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट 2012। तो ये जब एक्ट पारित हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई सारी नदियों का फ्लड जोन का डिमार्केशन किया जाएगा और वहां एक्टिविटीज को प्रतिबंधित किया जाएगा। मतलब पुराने पैटर्न्स नोट किए जाएंगे जहां पे आपदाएं आती रही हैं, जो फ्लड जोन है, जहां ये संभावित है कि भाई ये खतरे हैं, और किए भी गए। हालांकि बहुत देर से किए गए, 2018, 20, 21, 22, अभी भी कई जगह किए जा रहे हैं, लेकिन उस करने का बस केवल आपने अगर खंबे लगा दिए कि यहाँ तक ये नदी के फ्लड जोन है, लेकिन आप उनके अंदर अवैध निर्माणों को रोकने में कारगर नहीं है, तो सारी व्यवस्था फिर से धरी की धरी रह जाती है। तो उसके बाद मैंने बताया पिछले साल ये खबर आई, अब आप देख लीजिए कहाँ गो और कहाँ नो गो। आप यहीं से बद्रीनाथ की तरफ यात्रा करें, कितने ही होटल, कितने ही रिसोर्ट्स, कितने ही आपको फ्लड जोन पर मिल जाएंगे निर्मित होते। सर, अब तो डंपिंग जोन में भी होटल्स बन रहे हैं। डंपिंग जोन्स के ऊपर होटल बनते हुए दिख जाएंगे आपको पहाड़ी खड़ी ढलान है कि कब भूस्खलन भूधसा हो सकता है वहां पर 7-7, 8-8 मंजिला, जबकि हिल्स में बाईलॉज हैं जो उत्तराखंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के, भाई आप वहां पर 12, 13, 10, 12 मीटर से ऊपर बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते, 2-3 मंजिला से अधिक निर्माण नहीं हो सकता। वहां 7-7, 8-8 मंजिला जो है हिल्स में निर्माण हो रहा है, वो भी इस तरीके के संवेदनशील ढालों के ऊपर। तो पुल पे भी निर्माण हो जा रहे हैं। बिल्कुल, गार्ड गदेरों के ऊपर जो है सीधा निर्माण हो रहा है, और अब हम आंखें बंद किए पर क्यों नहीं कर। अब बात यह है कि भाई सरकार क्यों नहीं देख रही है। अब सवाल यही आता है कि आखिर जब ये खुद के उनके नियम हैं, लॉ हैं,
कानून के अनुपालन किए, कानून के अनुपालन में भी आप देखो पंगु हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसे ही भीतर हमारी सोच बन चुकी है। इसलिए कानून के अनुपालन का भी जो इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ना शासन में रही है और ना प्रशासन में रही है। क्योंकि उन्होंने इस विकास का जो मैंने कहा आसुरिक मॉडल, उसने एक ऐसी रीति और ऐसे चलन में पूरी व्यवस्था को डाल दिया है कि हर चीज आती है तो कागजों में तो हर चीज अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल विपरीत है। सर, इसके लिए मुझे लगता है कि हम हमेशा कहते हैं हमारी पॉलिसी में कमी नहीं है। हम जब भी कभी कोई प्रॉब्लम पे, कोई क्राइसिस पे सवाल उठाते हैं तो हमेशा ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी में कमी नहीं है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा कमी आती है। मुझे लगता है कि हम लोकल्स भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सही टाइम पे आवाज़ नहीं उठाते। आज हम चिपको आंदोलन का जो एग्जाम्पल देते हैं हर जगह, वो हमारे लोकल्स का और हमारे पुराने जो पूर्वज रहे हैं उनकी एक प्रोएक्टिवनेस रही, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बचा रहा। लेकिन मैं इसके लिए खुद को भी और आपस के लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी जिम्मेदार मानती हूँ। हैं, जिम्मेदार हैं, पर उससे पहले जिम्मेदार मैं इस पर बल्कि हमारे जो नीति नियंता हैं, जिन्होंने ये बोल के वोट लिया कि बस हमें ठेकेदार बना दो अपने विकास का, हम सब दिशा दे देंगे, जिन्होंने जिम्मेवारी उठाई, पहला दायित्व तो उनका है। उन्होंने ऐसी दिशा और दशा बना दी समाज की कि समाज उस भ्रष्ट प्रवाह में बहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। नेताओं के तो बड़े बड़े बंगले बन गए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उन्होंने ले ली, गाड़ियां ले ली, तमाम जो है उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, और उनकी तरफ जो मुनाफे सब आ रहे हैं वो खोद के हर जब, चाहे खनन हो, चाहे शराब हो, चाहे बड़े बड़े ये सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हो, चाहे ये पूरे के पूरे लैंड माफिया हो, ये पूरा नेक्सस है, उस सबसे बड़ा मुनाफा वो ले रहे हैं। उन्होंने अंधाधुंध किसी भी रोड या किसी भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट का करना हो तो पेड़ के पेड़, जंगल के जंगल गिराए जा रहे हैं। और एक आदमी अगर एक कोई आम सूखी लकड़ी या ये भी लेना चाहे तो उस पर वो रोक आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर समाज में भी वो चतुराई, वो भ्रष्टाचार और वो कुटिलता जन्म लेगी, क्योंकि वो भी चाहेगा कि मैं अपना काम क्यों ना ऐसे ही निकाल लूं। तो वो आपने इसीलिए बात है, और इसका परिणाम यही है जो मैंने शुरू बात की कि हम इस विकास का पूरा मॉडल, पूरा स्वरूप, पूरे प्रवाह का जो चरित्र है वो दैवीय चाहते हैं कि आसुरिक चाहते हैं। आपने उत्तराखंड के पिछले 25 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए, 25 वर्ष में जिन पीढ़ियों ने इसके भीतर जन्म लिया इस राज्य में, उसका बड़ा तबका, आंकड़े आते हैं 40-50 और शहरों में तो 60% युवा पीढ़ी 12-13 साल से और 25 साल तक के बीच की, वो ड्रग एडिक्शन, नशे की गिरफ्त में है, आती जा रही है। तो आपने इसके चरित्र को कहाँ धकेल दिया? नशे में। तो ये कौन सा विकास है जिसके लिए सब कर रहे हैं, जिसके लिए सारे माता पिता सब लोगों ने इतना संघर्ष किया, उत्तराखंड बनाया, अच्छे विद्यालय खुले हैं, अच्छी शिक्षा हो, आज भी उसके लिए जगह जगह पर संघर्ष जारी है। और देहरादून में भी ये बाढ़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारे विद्यालय, सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सब यहीं हैं और बच्चे यहाँ भेजे जा रहे हैं। माता पिता किसी भी तरह की कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पेट काट के सब कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा स्वरूप और दिशा और दशा इस समाज की बनी है वो कहाँ जा रहा है, वो पीढ़ी कहाँ खत्म हो रही है। आपने भी देखा कितने रैश ड्राइविंग में मारे जा रहे हैं, कहाँ हौसलों में जब निकल के आ रहा है तो नशे की रात रात ड्रग पार्टीज चल रही हैं। और वही टूरिज्म भी उसी रूप से बढ़ता जा रहा है। गंगा जी के तटों पर खुलेआम शराब पी जा रही है। इनफैक्ट सारे धामों में भी शराब की बोतलें मिल रही हैं, शराब की दुकानें, शराब के ठेके, देवभूमि में, ऋषिकेश में लोग बैठे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अनशन धरना कर रहे हैं, और हमारे नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से विधानसभा में बयान दे रहे हैं कि जी खोलना पड़ा क्योंकि हमारी विधानसभा के लोग जो है दूर जाते थे शराब पीने और वापस आते हुए एक्सीडेंट हो जाते थे, इसलिए हमने पास में ही ठेका खोल दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जस्टिफिकेशन, मतलब ये चीज दर्शाती है कि हमने कैसे एक व्यवस्था, एक तंत्र और एक समाज का प्रवाह बना दिया है कि अब हम भी राजनीतिक रूप से वहीं घुटने टेकने के लिए बाध्य हैं, उनको उसी रूप की व्यवस्था प्रोवाइड कराने के। इसलिए क्या दर्शा रहा है ये? लोभ, लालच, कुसंस्कार और गलत रीतियों को ही तो ये मॉडल आपका विकास का जो ये सारा ढांचा है ये उसी को तो प्रोत्साहित कर रहा है।
सर मैं थोड़ा सॉल्यूशन पे भी बात करना चाहूँगी। आज हम देख रहे हैं कि देहरादून में ही इतने ऑल्टरनेट रास्ते बनाए जा रहे हैं, मसूरी जाने के इतने सारे तरीके बनाए जा रहे हैं। किमाड़ी वाला रूट अगर हम देखें आज उसमें 700 पेड़ कटने वाले हैं, ऐसा प्लान आ गया है। मार्किंग्स हो गई है ट्रीज़ की। उस रूट में इतने सारे घराट हैं और मुझे लगता है इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। क्या सरकार के पास एक्चुअल में कोई प्लान नहीं है? क्या हमारी कमिटीज़ में उनके पास कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का? क्योंकि आज ये किमाड़ी रूट बन रहा है जहाँ सारे पेड़ काटने की तैयारी है। कल के दिन एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो है रिस्पना से लाने का है कि वो सब हम क्योंकि मसूरी जाने वालों की बहुत तादाद बढ़ रही, हम कैसे लाएं। और अब मसूरी के पहाड़ों के ये हाल हैं कि वो जाने खुद कब वो पहाड़ियों पर इतना निर्माण है कि कब खुद कोलैप्स हो जाए और किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे। ये सारे हम करते जा रहे हैं। तो बात ये है कि कोई भी विकास जो आज इसको विकास करें तभी सस्टेनेबल होगा जब हम पहले अपनी कंजम्पशन को कि भाई बस इतना ही है उस पर एक सीमा रेखा डाल दें। देहरादून वासियों को, मसूरी वासियों को, सबको हर जगह से खड़ा होना भी बस इतना, इससे अधिक नहीं। कृषि में, बागवानी में, इन सब में पहल जो है लगभग ना के बराबर जो होती भी हैं वो पहले जो हैं उनके अंजाम तक उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। जैसे सोलर के प्रति इतनी, अब सोलर हीटर या आज भी सोलर प्लांट में सब्सिडी केंद्र दे रहा है, राज्य ने बंद कर दी। और जो लोग थोड़ा जागरूक थे, जिनको थोड़ा जानकारी थी, उन्होंने तो सब लगा दिया। लेकिन आप हमारे गांव देखिए, सब के सब कितने बेहतरीन साउथ फेसिंग हैं, कितनी बेहतरीन। यहाँ नीचे कोहरा सारा छाया रहता है, लेकिन पहाड़ों में बड़ी चटक धूप रहती है सुबह से शाम तक। तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों नहीं ग्राम सभाओं के स्तर पर, ग्राम सभाओं पर सब छतों पर जो है उनमें सोलर पैनल लगाकर उनसे बिजली जनरेट करके गाँव को एक मॉडल दिया जाता है कि भाई वो आजीविका गाँव की हो। हम बूस्टअप कर रहे हैं कि अगर एक ने 100 कमरों का होटल बना लिया है तो वो अगले 3-4 साल में 150 कमरों का होटल कहीं और बना ले। वो बूस्टअप हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, उसके भीतर बड़ा उत्साह है, वो विकास कहा जा रहा है। और वो और विकसित हो रहा है क्यों? किसके माध्यम से? लूट खसोट और दूसरे के हक को अपनी झोली में डालने के जरिए। और जो व्यक्ति गांव में खेती कर रहा था, जो अनाज उगा रहा था, जो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और अपनी संस्कृति और अपनी धरोहरों को संजोए हुए था, वो आज उसको छोड़ने पर बाध्य हो रहा है। इसलिए पलायन जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा संकट, आए दिन हम देखते हैं जोशीमठ में भी बहुत ट्रैफिक लगने लग गया है। ऋषिकेश तो आम बात हो ही गई है अब, लेकिन इसके साथ साथ अब जो हमारे पहाड़ हैं, जैसे रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है, कर्णप्रयाग है, जहाँ सड़क में ही मार्केट है और सड़क में ही लोग जो है, जो मेन हाईवे है NH हमारा, वहीं लोकल बाजार भी हैं, वहीं बस अड्डा भी है, वहीं पे चार धाम का ट्रैफिक भी है। ऐसे जो हमारा उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी टाउन कस्बे हैं, वो अब चोक होते जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जोशीमठ है, क्योंकि आपने भी 2013 में बहुत हमने देखा है कि काफ़ी उसमें घरों में दीवारों में क्रैक आए और आपने भी एक वार्निंग उसके लिए दी गई थी आपके द्वारा भी। लेकिन आज हम सेफ्टी रीज़न से भी जोशीमठ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चाइना बॉर्डर की तरफ जो नीतीमाणा हमारा जाने का मेन रास्ता है, वो जोशीमठ होके ही जा सकते हैं। लेकिन आज जोशीमठ जैसी जगह में अगर इतना ट्रैफिक रहेगा तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो जियोपॉलिटिकल जो हमारे टेरिटरी है या हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, हम उनको भी सेफ्टी रीज़न की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कभी अगर इस तरह की घटना होती हैं बॉर्डर पे और ट्रैफिक की वजह से हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, या लैंडस्लाइड की वजह से जो हमें यहाँ से फैसिलिटी दे सकते हैं वो नहीं पहुँच पाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या सरकार संज्ञान लेती है या इस तरह की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं? नहीं, सरकार एक्शन नहीं लेती है ना। सरकार बस उन रिपोर्टों को रख देती है और सरकार बस केवल उसमें अधिकांश ये होती है कि जब उनके फेवरेबल कोई रिपोर्ट आ जाए या तो उसको फेवरेबल बनाने का प्रयास करे या फिर उसको दबाने का। और अब तो समय ऐसा आ गया और उत्तराखंड के भीतर ये है कि अगर उस स्तर पर है तो कोई भी रिपोर्ट हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तय कर चुके हैं कि हमें किस ढंग से जाना है और वो चाहते हैं कि भाई वैज्ञानिक भी और ये सब भी उस अनुकूल ही हमें मार्ग प्रशस्त करें। तो उत्तराखंड में तो जो थोड़ा बहुत कुछ है तो केंद्र संसद के स्तर से वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जैसे अभी लगाया बांध परियोजनाओं को लेके कि भाई अब गंगा पर कोई भी नई बांध परियोजनाएं नहीं बनेंगी भविष्य में। उस पर भी उत्तराखंड नाराज, जो सबसे बड़ी आपदाएं हम जब झेल रहे हैं वो उससे सहमत नहीं है। वो तो चाहते हैं हमारे और बांध बने और उन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में बने। तो अब आपने कमिटीज की रिपोर्ट कही, केंद्र सरकार मान गया क्योंकि बांधों को स्वीकृति देना केंद्र के हाथ में है। लेकिन उन्हीं रिपोर्ट को केंद्र मान गया और केंद्र का अगर आप हलफनामा देखें तो उन्होंने लिखा है
कि इन क्षेत्रों में जिस तरीके से ये आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से वैज्ञानिक संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, हम इस मत में है कि अब कोई भी नई बांध परियोजना गंगा पर अपर रीचेज में ना लगे, ऊपर की तरफ ना लगे, जहां ये सारे बांध पहले भी 28-30 बांध जो है प्रस्तावित थे। तो एक खतरे को लेकर केंद्र आपको आगाह कर रहा है और वो देख रहा है, और यहाँ के लोग भी देख रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है सब, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर एज ए सिस्टम, जो तंत्र और जो व्यवस्था हमने बना दी है, हम उसको स्वीकार करने में राजी नहीं हो पा रहे हैं। सर, आम आदमी को तो लगता है कि अच्छा अब सर्वे होगा, कमेटी रिपोर्ट बनाएगी और कुछ हमारे फेवर में आएगा, लेकिन जो रियलिटी है, आप कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट पढ़ता ही नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने ना पढ़ने नहीं, उसके ऊपर अमल करने, और अमल तब किया जा सकता है अगर आप उसकी संवेदनशीलता को स्वीकारते हैं, उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, आप कह रहे हैं कि एक कमेटी में रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसके बाद वापस से दूसरी कमेटी बनाई गई, तीसरी कमेटी बनाई गई, तो ये कैसे होता है? बिल्कुल, अब मैंने कहा ये तो पिछले 12-14 साल पहले की बात है जो ये चलती रही, लेकिन अब ये सब खतरे देखते हुए, क्योंकि ये आपदाएं जिस ढंग से बढ़ती जा रही हैं, जिसने पिछले 2020 के बाद से, तो चाहे जहाँ पहले तो उत्तराखंड में ये सब घटना होती थी, 2023 से तो हिमाचल में जो ये, और यहाँ तक अब जम्मू में भी, अब जब ये पूरे हिमालय में ये होने लगी हैं, तो इसने एक घंटी बजाई, तो उस संवेदनशीलता को कहीं ना कहीं टच किया केंद्र में, तो ये मान गए। वरना पहले तो स्थिति ये होती थी कि भाई कमेटी बने, अगर फेवरेबल नहीं आए तो दूसरी कमेटी बनाओ ताकि हमारे फेवरेबल चाहिए। पर अंकिता जी, अब स्थिति ये है कि पहले तो कमेटी ही नहीं बनेगी, कमेटी बनेगी तो वो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, और उन्होंने कहा कि आप देखो कि बांधों का निर्माण ने इस आपदा में क्या भूमिका निभाई है, और वहां पर वैज्ञानिकों ने कह दिया जी इन्होंने यही भूमिका निभाई है जैसे आग में घी की भूमिका। तो वहां पर तो मैंडेट भी बिल्कुल सही था कि आपको ये जांचना है। अब तो पहले तो कोई ऐसी कमेटी नहीं बनेगी कि जाके वो सही रूप से जांचे। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी तो राज्य का जिम्मा था, चलो कैरिंग कैपेसिटी नहीं कराई, आप गो और नो गो एरिया तो आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पर नहीं बनेंगे भाई, केवल यही वाले सेफ रहेंगे, उन सेफ लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन पहले तो हमने उनको बनने दिया हर जगह जगह, और अब उन अनसेफ लोकेशंस पर जो है लोग जा रहे हैं, लोग रह रहे हैं उन होटलों में, जो फ्लड जोन पर बने हैं, जो बहुत संवेदनशील ढालों पर बने हैं। अगर कुछ होता है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है, संवेदनशील ढालों के नीचे जाम लगे हैं। अब जो जोशीमठ के नीचे ही जो बद्रीनाथ तक पूरा जाम लगा है 30 किलोमीटर, उसमें कितनी ऐसे संवेदनशील पहाड़ है। अगर कोई लैंडस्लाइड होती है तो ये जो मैसिव कैलेमिटी होगी, जो भारी भीषण दुर्घटना होगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप सही कह रहे हैं कि शायद अगर कोई घटना हो जाए तो हम तो रेस्क्यू के लिए भी प्रिपेयर नहीं है। हमारे पास तो इतना बाय रोड भी ले जाने के तरीके नहीं है, बाय एयर तो और ही कम सुविधाएं होती हैं। बाय रोड कैसे जाएंगे, ट्रैफिक वहीं लगा हुआ है। आज भी लोकल एक आदमी जो है वो एम्बुलेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि एक तो पहाड़ों में वैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, रोड में और ट्रैफिक हो गया है कि वो नीचे अगर जाए जहाँ पे हायर रेफर सेंटर्स हैं, वहाँ पे अगर पहुँचने की जो उसकी उम्मीद है वो भी अब कम हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास टूरिज्म से अपनी इकोनॉमी हटा के कहीं और शिफ्ट करने का कोई सॉल्यूशन है? हमारे पास और तरफ लोगों को खेती में, बागवानी में, अन्य जो है हमारे यहाँ कई तरीके से जो है, जैसे मधुमक्खी पालन है बहुत अच्छा। हमारे पहाड़ों की मधुमक्खियाँ जो अब लोप हो रही हैं, जो पुराने घरों में रहती थी, कोठार होते थे सब, वो परंपरा ही समाप्त होती जा रही है। और अब कई जगह तो ऐसे है कि आपको वो कॉलोनीज ही मिलनी दुर्लभ हो गई हैं, बहुत कहीं से आपको लेने हो। तो वो उस तरीके की मधुमक्खी पालन, हमारे जंगल में जो रिसोर्सेज हैं आज सारा सब खत्म है, तो आज हमारे जंगल आप देखो कि आग लगाई जा रही है, और जंगलों की आग इतना भयानक रूप ले रही है कि पूरा का पूरा जो है जंगल, टॉप सॉइल, ये सारा तबाह, सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है, और वो सारा का सारा ब्लैक सूट कार्बन जो है ग्लेशियरों पर, सर्दियों में तक आग लगी है। तो क्यों नहीं उसको एकत्रित करके वो सारा पिरूल, और फॉरेस्ट को जो है हम और ग्रीन और मिक्स फॉरेस्ट, जो हमारे नेटिव फॉरेस्ट हैं, उनको डेवलप करें। तो इकोलॉजी के रेस्टोरेशन को हम अपनी इकोनॉमी का आधार बनाएं, ना कि इकोलॉजी के डिस्ट्रक्शन को।
ये जो हम लोगों ने 2013-14 में ये रिपोर्ट दी थी कि कोई बांध जो है उच्च हिमालय में, इनको बांधों के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए, जो बांध हैं भी उनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम तुरंत वहाँ सब ये लगाए जाने चाहिए, ऐसी कई रिकमेंडेशंस थी। और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 बांधों को रोक दिया था। उसमें फिर कई बांध सुप्रीम कोर्ट में कमेटी आ गए थे कि भाई नहीं, हमें फिर से खुले जाए, हम तो विकास का प्रतिमान हैं। उत्तराखंड सरकार भी बांधों को के पीछे जो है लगी थी कि नहीं, हमारी तो इकोनॉमी ही इससे चलनी है, और बड़ी बैक एंड फोर्थ चल रही थी। तो उस क्रम में सरकार ने फिर हमारी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी वो तो आउटराइटली ये थी कि भाई मुक्त रखा जाए ऊपर हिमालय को, कोई वो नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इससे तो काम नहीं चल सकता। तो फिर ये रहा कि भाई बांधों में कुछ एडजस्टमेंट कर दो, उनके डिज़ाइंस में कुछ जुगाड़ बैठा दो और ये कह दो कि भाई अब ये बना लो, इन जुगाड़ों के साथ इन बांधों को बना लो। और ऐसी रिपोर्ट बनाकर तैयार करवाई गई जिसमें केंद्र, राज्य सरकार, और वो रिपोर्ट 2018 में, और उस एक्सपर्ट बॉडी को नाम दिया गया एक्सपर्ट बॉडी 2। तो हम जो मेन एक्सपर्ट बॉडी थी, जो एक्सपर्ट बॉडी 1 थी, वो रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वो तहखानों में डाल दी गई, वो कबर्ड्स में बंद कर दी गई, और एक नई एक्सपर्ट बॉडी 2 ले आई गई जिसको मैंडेट दिया गया कि भाई आप एडजस्टमेंट बताओ, आप मिटिगेशंस बताओ कैसे किया जाए। और वो एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने 28 बांधों को लगभग हरी झंडी दे दी थी। अब ये एक सेंस प्रिवेल हुआ कि जब ये सारी घटनाएं घटी, ये जो मैं बात बता रहा हूँ 2016, 17, 18 की है, लगभग 10 साल बाद अब ये एक बात रही कि लगातार कई मोर्चों पर जब ये बातें कहते गए, और ऐसे कुछ लोग हैं आज भी धरातल पर, बहुत कम रह गए पर हैं वो जो कहते हैं, तो वो बातें कहते हुए कहीं ना कहीं ये एक बेटर सेंस प्रिवेल किया कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने वो पूरी पिछली 10 साल की जो एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर, एक अधूरी और इनएडिक्वेट टीओआरस के ऊपर जो ये सारी रिपोर्ट सब बनाई गई थी, उनको खारिज कर दिया और ये कहा कि अब कोई भी बांध परियोजना गंगा पर ऊपर नहीं बनेगी। तो वो जो एक्सपर्ट बॉडी 2 थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए ये जो एफिडेविट है और केंद्र सरकार की पहल है, ये इस मामले में बहुत स्वागत योग्य है, सराहनीय है, एक आशा की किरण है कि हाँ, इस तरीके से अगर ये जाने, इस तरह से अगर हम उसको स्वीकार करते हैं और देखते हैं तो कहीं कुछ एक आस बनी रहती है कि हाँ, कुछ अच्छी तरफ हम बढ़ सकते हैं, और वही आशा है। सर, क्योंकि आपके पास इतने सॉल्यूशंस भी होते हैं और आप प्रॉब्लम को इतने डीपली समझते हैं, तो क्या कोई ऐसे 4-5 स्टेप्स आप मुझे बता सकते हैं, या कोई ऐसे डिसीजंस जो हमको लेने चाहिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से, या कम्युनिटी लेवल पे, या इंडिविजुअल लेवल पे? बिल्कुल, पहले तो तुरंत जो है, जिसको कहें सीधा कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो हमारी यहाँ यात्रा, 4 धाम ही नहीं, मसूरी, नैनीताल में भी जो टूरिज्म जहाँ पर ये पूरा हो जा रहा है, उसके ऊपर सीधा का बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं जैसे फ्लड प्लेन जोनेशन हुआ और अन्य जो है हमारे जो हाउस कंस्ट्रक्शन के जो बाईलॉज हैं, एकदम स्ट्रिक्टली उनके ऊपर तुरंत कि उनके अनुपालन के लिए ये गाइडलाइंस जारी हो जाएं। तीसरे, गो और नो गो एरिया तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएं। ये मैं सब बता रहा हूँ कि डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो इस साल का बरसात का सीजन आना बाकी है। बिल्कुल, इसीलिए समाज को तैयार, सरकार को खुद को तैयार करना है, दूरदृष्टि के साथ मंथन करते हुए, वैज्ञानिकता सोच के साथ मंथन करते हुए स्वयं को तैयार करना है, और उसके साथ फिर समाज को तैयार करना है। तो खुद को तैयार करना, समाज को तैयार करना और उस तरफ ढलना। सर, आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी आज, और आई होप मेरे ऑडियंस ने भी बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करी हो। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम 100% सरकार पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज शायद उनका मोटिव कहीं ना कहीं रेवेन्यू और टूरिज़्म की तरफ ज़्यादा है, लेकिन हमें खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है। जो हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जब यही नहीं बचेंगे तो टूरिज़्म कैसे रहेगा और टूरिस्ट क्यों आएगा? मेरा तो ये कहना है सभी से कि अपने जीवन शैली को तो कंस्ट्रक्टिव वे में, एक सस्टेनेबल वे में, अपने एक नियंत्रित रूप से वो रखना ही है, लेकिन साथ में आप हर एक को ये संघर्ष भी उठाना पड़ेगा कि ये जो पूरा तंत्र है, जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी सोच है, उसको, उससे भी जूझा जाए, उसको भी दुरुस्त रूप में लाया जाए। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप तो करेंगे, पर वो आसुरिक आक्रमण तो इर्द गिर्द से हावी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपना समय देने के लिए। और मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगी कि टूरिस्ट तो शायद अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हमें यहीं रहना है। तो एक बार सोचिए कि हम किस इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं।